हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो सोशल साइंस की इस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, विच इज़ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, हाशियाकरण से निपटना। तो हाशियाकरण ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर इसी के बारे में पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में हमने बेसिकली हाशियाकरण के बारे में समझा था कि मार्जिनलाइजेशन है क्या। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो हाशिए पर समुदाय थे, जो कम्युनिटीज़ मार्जिनलाइजेशन का सामना कर रही थी, उन्होंने कैसे इससे निपटा, मतलब कि कैसे इसका सामना किया और किस तरह से अपने अधिकारों को उन्होंने प्राप्त किया, किस तरह से उन्होंने संविधान का सहारा लिया अपने अधिकारों के डिमांड के लिए, किस तरह से अपने साथ जो असमानता हो रही थी उसको उन्होंने रोका। तो इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेयर इज़ समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर देखो, पावरलेस यानी शक्तिहीन किसे कहा गया है? जो कि कम्युनिटीज़ हाशिए पर हैं, यानी कि मार्जिनलाइज कर दी गई हैं समाज के द्वारा। तो उनको एक तरह से पावरलेस कहा गया है क्योंकि एक तरह से उनके हाथ में पावर नहीं है और जो जैसा चाहे उनके साथ बर्ताव होता है। तो ऐसे समूहों ने बहिष्कृत होता है कहीं से, उनको जैसे निकाल देना, जैसे कुछ लोगों को गांव से बाहर निकाल देते हैं, गांव से बहिष्कार कर देते हैं उनका, कि उनको गांव में मतलब किसी से कोई सम्मान नहीं मिलेगा, कोई उनसे मतलब नहीं रखेगा। तो ये होता है बहिष्कृत किया इनको। और दूसरों के प्रभुत्व के खिलाफ, प्रभुत्व जैसे कोई ऊंची जाति अपना अधिकार जमाती थी तो इसके खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, इसका विरोध किया है। और बात करें तो धार्मिक शांति, सशस्त्र संघर्ष, आत्म सुधार और शिक्षा, आर्थिक उत्थान, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक उपाय नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने जो संघर्ष और विरोध किए उसका कोई एक तरीका नहीं था, मतलब एक उपाय नहीं था। इन्होंने बहुत से तरीके अपनाए जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया, इस हाशियाकरण से ये निपटे हैं, हाशियाकरण का इन्होंने सामना किया है। तो एक तरह से जो ये चैप्टर है ये इसी बारे में है कि किस तरह से इन कम्युनिटीज़ ने जो बेसिकली मार्जिनलाइज थी, किस तरह से इन कम्युनिटीज़ ने इस मार्जिनलाइजेशन का सामना किया और कैसे अपने अधिकारों की मांग करी जो कि इनको संविधान ने दिए हैं। सबसे पहले तो हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उपयोग। मान लो जो मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उनका हम कैसे उपयोग करते हैं, या फिर ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है इसने कैसे मौलिक अधिकारों का उपयोग किया और कैसे इन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो संविधान में उनकी सिचुएशन आपको पता ही है कि संविधान में सभी को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, चाहे वो मतलब कि कोई अपने को ऊंची जाति कहे चाहे नीची जाति कहे, लेकिन संविधान सभी को एक नज़र से देखता है। अब यहाँ तक हाशिए पर पड़े लोगों का संबंध है, जैसे कि जो मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो है सोसाइटी में, जैसे कि हमने आदिवासियों के बारे में या फिर मुस्लिम समुदाय के बारे में जाना था, उसी तरह से हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से हासिल किया है। जैसे कि अगर ये अपने मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो दो तरह से इन्होंने हासिल किया है। पहला तो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर दे करके उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय को पहचानने के लिए मजबूर किया है। पहचानने के लिए कैसे मजबूर किया है कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों को पता ही नहीं था कि ये अन्याय हो रहा है इन लोगों के साथ, तो उन्होंने ये बताया कि हाँ हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है और हमें इस तरह से दूसरों से अलग आंका जाता है। दूसरा, उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, जो मौलिक अधिकार में उनके लिए अधिकार दिए गए हैं, मतलब संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वो उन कानूनों को लागू करे। तो ये जो इस तरह के लोग थे जो कि एक तरह से अलग ही कर दिए गए थे सोसाइटी में, तो ऐसे लोगों के संघर्ष ने सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना को ध्यान में रखते हुए नए कानूनों को बनाने के लिए प्रभावित किया है। तो मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि संविधान में कुछ कानून ऐसे बनाए गए जिसकी वजह से इनको इनके अधिकारों को पाने में इन्हें हेल्प मिली। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसके बारे में हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैंने बताया था अस्पृश्यता मतलब जो नीची जाति कही जाती थी उसके लोगों को अनटचेबल समझा जाता था, जो कि आर्टिकल 17 के द्वारा सरकार ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब कोई ये नहीं कह सकता कि तुम इस कुएं से पानी नहीं ले सकते, या फिर तुम ये कोई पब्लिक प्लेस है अगर कि तुम यहाँ पर नहीं जा सकते, जैसा कि पहले उनको प्रताड़ित किया जाता था। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता क्योंकि संविधान में इसको अपराध घोषित कर दिया है। इसे संविधान के अनुच्छेद 15 से जोड़कर देखें तो 15 से जोड़ना है ये हमें कैसे, कि आर्टिकल 15 में कहा गया है कि कोई नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, मूल वंश का हो, जाति का हो या कोई भी लिंग हो उसका,
या फिर कहीं पर भी उसका जन्म हुआ है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल भी आप समझ सकते हैं, आर्टिकल 17। तो इसके द्वारा भी सभी को समान समझा गया है। तो चाहे आप मुस्लिम धर्म के हों या फिर आप सिख धर्म के हों, हिंदू हों, कोई भी धर्म हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। जाति चाहे जैसे पहले माना जाता था अपर कास्ट, लोअर कास्ट, कोई भी जाति हो, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। अब देखो संविधान में किस तरह से इनका उपयोग किया गया है। देखो दलित जो है किसी मौलिक अधिकारों को आह्वान या आकर्षित कर सकते हैं ऐसी स्थितियों में जहां उन्हें लगता है कि उनके साथ किसी व्यक्ति या समुदाय या यहाँ तक कि सरकार द्वारा बुरा व्यवहार किया गया है। तो एक तरह से ये अपने साथ हुए अन्यायों पर क्या कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, जो दलित समुदाय है वो, क्योंकि मौलिक अधिकार इनको मिला हुआ है कि इनको क्या सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह अल्पसंख्यकों को हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों पर खींचा गया। ये थोड़ा सा ये ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो गई, इंग्लिश में देख लेते हैं। सिमिलरली द माइनॉरिटीज़ हैव बीन ड्रॉन ऑन द फंडामेंटल राइट्स गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से हम कहेंगे कि जो अल्पसंख्यक हैं यानी माइनॉरिटीज़ जो हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, माइनॉरिटीज़ होती हैं क्या, जो मतलब कम संख्या में लोग हैं, जिस धर्म के लोग संख्या में कम हैं उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। तो ये एक तरह से इनको ये अधिकार मिला है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार है, उनको इक्वल राइट है शिक्षा का, और बाकी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बाकी संविधान ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। सांस्कृतिक न्याय कैसे कि जो उनका कल्चर है उसको वो बचाए रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उनके कल्चर को बदलने की कोशिश करे या उसको ख़त्म करने की कोशिश करे, जैसा कि आदिवासी करते हैं। उनका जो कल्चर है वो उसको बचाए हुए हैं, उसको वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो उसमें कोई रोक नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा, या कि कोई और रोक नहीं लगा सकता उस चीज़ में। अब देख लेते हैं हाशियाई तबकों के लिए कानून, लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। अब देखें क्योंकि संविधान में कुछ जो कानून बनाए हुए हैं वो किस तरह के कानून बनाए हुए हैं, सरकार कैसे मदद करती है इस तरह के लोगों की। तो संविधान में तो कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कुछ आर्टिकल्स की बात करें, जैसे कि अनटचेबिलिटी के लिए जो कानून आर्टिकल है, और कुछ में समानता के बारे में बात की गई है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ योजनाएं भी स्टार्ट करती है इन लोगों के लिए, जैसे दलितों और आदिवासी समुदाय के लिए विशेष योजनाएं गवर्नमेंट ने स्टार्ट की हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दलित और आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए मुफ्त या रियायती छात्रावास, जैसे कि मान लो दलित और आदिवासी समुदाय, क्योंकि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर एजुकेशन की फैसिलिटी तो है नहीं, अगर वो कहीं और जाकर पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या मिलेगा, उनको एक तरह से जो हॉस्टल हैं, हॉस्टल में या तो उनको फ्री रहना मिलेगा या तो फिर उनको थोड़ा सा छूट मिलेगी प्राइस में। इसके अलावा एक आरक्षण नीति है, यानी कि रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो इसके द्वारा जो है गवर्नमेंट क्या करती है, ये एजुकेशन में छूट देती है थोड़ी, और थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब्स में भी छूट दे सकती है। कुछ लोगों को ये पॉलिसी गलत लगती है, कुछ लोगों को सही लगती है। देखो ये जो पॉलिसी है बेसिकली जब संविधान का निर्माण किया गया था तो उस टाइम पर ये बनाई गई थी। तो उस टाइम पर क्या था, जो ये कम्युनिटीज़ थी दलित आदिवासी, ये लोग पहले पिछड़े हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उनको इक्वल लाने के लिए, बाकी लोगों के इक्वल लाने के लिए ये आरक्षण की नीति बनाई गई थी। और इसमें एक टाइम लिमिट भी बनी थी कि हाँ इतने टाइम तक जो है ये आरक्षण मिलेगा, उसके बाद अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं तो आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब तो ये हटाना मुश्किल है, अब तो क्योंकि लोग विरोध इतना करते हैं। क्योंकि देखो कुछ लोग तो बिल्कुल क्या है मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। कुछ लोग आपने देखे होंगे उस टाइम पर जिनको जॉब मिल गई होगी, जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ आरक्षण मिलता है, कुछ मार्क्स की छूट मिल जाती है, जो ये रिजर्व कैटेगरीज होती हैं इनको थोड़ी छूट मिल जाती है। तो कुछ सीटें इनके लिए रिजर्व रहती हैं जिन पर उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे। अब देखो उस टाइम पर जो जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, अब उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी होगी, उनके बच्चे भी कुछ अच्छे पोस्ट पर हो गए होंगे, तो अब क्या है उस फैमिली को ज़रूरत नहीं होगी आरक्षण की। लेकिन क्योंकि ये कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशन मिला था ये चलता आ रहा है, अब जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी मिल रहा है, तो ये चीज़ गलत है। लेकिन ये जब बनाया गया था इसलिए कि जो पिछड़े हुए लोग थे वो आगे आ सकें, इक्वल आ सकें। तो आरक्षण नीति कैसे काम करती है अगर इसकी बात करें तो आरक्षण नीति बेसिकली जैसे मान लो 100 सीटें हैं, मतलब मान लो 100 सीटें हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब में जैसे मान लो कुछ लोगों के मतलब कितने भी कैंडिडेट हों, उसमें अलग अलग कास्ट के हो सकते हैं, तो लगभग 20-30 जैसे कितना भी अंक निर्धारित किया गया हो, इसमें से जितने भी निर्धारित हुआ है सीटें, उन पर सिर्फ इन रिजर्व कैटेगरीज का सिलेक्शन होगा, जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है रिजर्वेशन। इसमें होता क्या है कि जो रिजर्व कैटेगरी के लोग कम मार्क्स भी लाते हैं तो उसमें इसका सिलेक्शन हो जाता है
जबकि जनरल में ज़्यादा मार्क्स लाने पर भी नहीं होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि रिजर्व होती है कुछ सीटें। तो इस तरह से ये आरक्षण नीति काम करती है। तो देखो उस टाइम पर जब ये आरक्षण नीति बनाई गई थी उस टाइम के लिए सही थी, लेकिन अब आजकल बहुत से लोगों को ज़रूरत नहीं है वो, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहते उस सुविधा को। अब इसको देखो, इसके यहाँ पर डिटेल में और देख लेते हैं इसके बारे में, आरक्षण नीति कैसे काम करती है। देखो भारत भर में सरकारों की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति क्या है, जो कि दलित कहे जाते हैं, इसको सरकार ने क्या कहा है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट। और अनुसूचित जनजाति क्या है, जो आदिवासी समुदाय हैं, ट्राइब्स, आदिवासी समुदाय और पिछड़े में आते हैं जो ओबीसी होते हैं। जैसे कुछ कास्ट हैं इसमें जो पिछड़ी हुई हैं, इसमें जाट, कुम्हार या फिर इसमें नाई, इस तरह की जो जातियाँ होती हैं वो इसमें आती है पिछड़ी कैटेगरी में। इसमें होता क्या है, ये लोग थोड़े पिछड़े हुए हैं तो इसलिए इनको नाम रख दिया है पिछड़ी जाति। तो इसके अलावा मतलब इनको क्या करता है, इनकी अपनी सूची है गवर्नमेंट की, तो उसके हिसाब से क्या है ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट इन सभी समुदायों को। शैक्षणिक संस्थानों में जैसे कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आवेदन करने वाले, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी जाति या जनजाति की स्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करें। यानी कि आपने जाति प्रमाण पत्र सुना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, वो इसी के लिए होता है जिससे कि उनको गवर्नमेंट को कुछ प्रूफ मिल सके। क्योंकि आपको तो पता है कि मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को तो नहीं पता, तो वो सर्टिफिकेट से पता चलता है। इसके अलावा यदि कोई विशेष दलित जाति या निश्चित जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट के पास लिस्ट रहेगी, आप अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं, बाकी वैसे भी डेटा रहता है, जो जनगणना वगैरह होती है उसके द्वारा भी गवर्नमेंट के पास डेटा होता है, तो उससे भी पता चलता है, तो उसके थ्रू ये रिजर्वेशन का लाभ उठाया जा सकता है। कॉलेज में प्रवेश के लिए कट ऑफ अंकों का एक सेट होता है। जैसे कि कट ऑफ आपको पता ही होगा, कट ऑफ एक निश्चित कट ऑफ होता है, कितने नंबर तक लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इन लोगों के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए थोड़ा कम कट ऑफ हो जाता है उसके हिसाब से। तो जिन लोगों ने कट ऑफ पॉइंट से ऊपर अच्छा और सुरक्षित अंक प्राप्त किया है वे आरक्षण लाभों के हकदार होंगे। तो एक तरह से कट ऑफ जितना भी निर्धारित होगा उस कैटेगरी के लिए, तो उससे ऊपर जितने भी अंक आए, मतलब जिसके भी अंक आएंगे उनको उसका लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा किस तरह से, मतलब दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होती है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो है मौलिक अधिकारों का किस तरह से उपयोग करना है, लेकिन उनकी रक्षा होती कैसे है। आपके ज़रूरी तो नहीं ना जो संविधान में हो वो रियल लाइफ में भी अप्लाई होता हो, तो उसके लिए जान लेते हैं। देखो इनके उत्थान के लिए कुछ नीतियाँ बनाई हुई हैं गवर्नमेंट ने, प्लस हाशिए के समुदायों के भेदभाव और शोषण से बचाव वाले कुछ कानून हैं। इसको एक स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। जकमाल गुरु की एक स्टोरी है, ये बेसिकली एक गाँव का नाम है। और इस गाँव में होता क्या है कि एक स्थानीय देवता की पूजा होती है, यानी कि कोई देवता है उसकी पूजा होती है। उस पूजा में क्या प्रावधान है कि जब पूजा होगी तो उससे पहले क्या होगा, दलित समुदाय के लोग जो हैं, ऊंची जाति के जो लोग हैं, बाकी लोगों के क्या करेंगे, पैर धोएंगे। तो मतलब एक व्यक्ति होगा दलित समुदाय से जो कि सारे पुजारियों का पैर धोएगा। और ये जो दलित परिवार है यहाँ पर इस गाँव में, ये रत्नम का परिवार है, एक तरह से रत्न नाम का परिवार है। मतलब कोई कह सकते हैं एक मुखिया है रत्नम उस परिवार का। तो उस परिवार के लोग ये काम करते हैं पैर धोने का। अब इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम चलता आ रहा है। जैसे कि पहले जो पीढ़ी थी उसके बाद जो उनके बेटे हुए या फिर उनके बेटे हुए, तो वो उस काम को करते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पैर धोने का पुजारी हुए। रत्नम एक्चुअली 20 साल का लड़का है और उसके पिताजी, उसके दादाजी इस काम को करते आ रहे हैं। अब की बार क्या है, रत्नम की बारी है, लेकिन रत्नम क्या है 20 साल का है वो, और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। और अब की बार उसकी बारी थी पैर धोने की, लेकिन वो क्या करता है, वो मना कर देता है। वो पढ़ाई लिखाई करी है उसने, अब वो थोड़ी ना इस काम को करता रहेगा। तो क्योंकि मंदिर में ये प्रक्रिया होती रही है, सारे पुजारी के पैर ये रत्नम का परिवार धोता आया है। अब वो मना कर देता है। अब मना करेगा तो लोग विरोध करेंगे कि ये पढ़ लिख के इसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा कुछ बहुत लोगों ने बोला उसको। तो उसको बहुत कुछ बोला गया कि मतलब कि देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आखिरकार क्या किया, उसके परिवार को क्या क्या लोगों ने बहिष्कृत कर दिया। बहिष्कृत करने का मतलब मैंने बताया था कि गाँव से मतलब ख़त्म कर देना, को ना कोई बातचीत करेगा, ना उनको सुख सुविधाएँ मिलेगी गाँव से कुछ भी। और ये सब के साथ ही एक और घटना हुई उनके साथ। रत्नम के परिवार का क्या था, लोग रत्नम के परिवार के लोग क्या रहते थे, झोपड़ी में रहते थे। और उसी रात क्या करा, लोगों ने उसके झोपड़ी में आग लगा दी। तो वो किसी तरह से अपने झोपड़ी में से निकल करके भागे। तो रत्नम बेसिकली अपनी माँ के साथ निकल करके भाग गया जिंदा। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से थाने में मामला दर्ज कराया। इस घटना के बारे में ये बताते हैं कि कैसे दलित जो लोग हैं वो कानून द्वारा उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा का उपयोग करते हैं। अब क्योंकि देखो वो जो संविधान में प्रावधान किया गया था उसका उन लोगों ने पालन नहीं किया था, क्योंकि ये प्रथाएं पहले चलती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि सरकार ने तो उसको बैन कर दिया था अनटचेबिलिटी को।
तो देखो अनटचेबिलिटी तो बैन कर दिया था, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा। तो देखो रत्नम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मामला दर्ज किया, क्योंकि इसके प्रावधान, इस एक्ट का जो प्रावधान था वो ये था कि दलितों को किसी तरह से भी अपने परेशान नहीं कर सकते, किसी भी तरह से सता नहीं सकते। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद वही होगा जो एक्ट में प्रावधान किया गया है। तो इस एक्ट के बारे में समझ लेते हैं। ये जो एक्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इसको बोला जाता है। और ये क्योंकि एक्ट पारित हुआ था 1989 में, तो इसलिए इसको ये ईयर भी इसका इसमें दिया जाता है। तो देखो 1989 में तैयार हुआ था, तो इसीलिए इसको पूरा इसके साथ ही बोला जाता है, ईयर के साथ। तो दलितों और अन्य लोगों द्वारा की गई मांग को सरकार को दलितों और आदिवासी समूह के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान को गंभीरता से लेना चाहिए। इस एक्ट के थ्रू ये बात की गई कि जो इसमें दलितों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसको सरकार को क्या करना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। अब बात करते हैं कानून कैसे थे 1970 और 80 में। 1970-80 के दौरान क्या थे, जो दलित समूहों की संख्या थी अस्तित्व में आई और अपने अधिकारों का उन्होंने दावा किया, क्योंकि दलितों को पहले बहुत ज़्यादा गलत तरीके से टॉर्चर किया जाता था और उनको कह सकते हैं उनको जीना उनका मुश्किल एक तरह से हो, बाकी कम्युनिटीज़ की तरह उनको सम्मान नहीं मिलता था और जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव होता था। और दूसरा, वो जो साफ़ सफाई का काम था उन्हें करने के लिए बाध्य किया जाता था कि आपकी ये जाति है और आपका ये काम है साफ़ सफाई करने का, तो आप ही करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने जाति कर्तव्य को निभाने से इनकार कर दिया और समान व्यवहार पर जोर दिया। तो इस टाइम पर ये बात हो रही है 1970 और 80 के दशक के दौरान इस तरह का कुछ सीन देखने को मिला। तो दलित समूह ने नए कानून की मांग करी जो मतलब उनके अधिकारों की रक्षा करे, जो दलितों के खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा को सूचीबद्ध करेंगे और उनमें लिप्त होने लोगों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करेंगे। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके साथ होती रही थी, इस तरह की घटनाएं थी जो सोशली इनको एक तरह से टॉर्चर किया जाता था। और इसी तरह की मांगे आदिवासी लोग भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करते थे दलित लोग या फिर आदिवासी लोग। अब देखो अधिनियम का महत्व क्या रहा। अधिनियम ने अपराधों को कई स्तर पर एक तरह से क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि किस तरह की चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे अपराध होते हैं। तो देखो यहाँ पर अपमान का तरीका हम देखेंगे, किस तरह का अपमान उनको फेस करना पड़ता था। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं मानवता पर भी एक कलंक है एक तरह का ये। तो सबसे पहला तो देखो कि शारीरिक रूप से भयानक और नैतिक रूप से निंदनीय दोनों, यानी कि एक तो फिजिकली किसी को असोल्ट कर रहे हैं या तो फिर मॉरली उनके नैतिक जो मूल्य हैं उनको आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसको मैं वैसे बता चुकी हूँ डिटेल में क्या कौन सी कास्ट आती है इसमें। तो इनके सदस्यों को कोई भी अखाद्य या अप्रिय पदार्थ पीने या खाने के लिए मजबूर करना। अक्सर देखा जाता था कि जो होता है पेशाब इनको ज़बरदस्ती पिलाया जाता था, जानवरों का या फिर इंसानों का। इनके साथ मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता था दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ। इसके अलावा दूसरा क्या था, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के कपड़े जबरन उतरवा देना। जैसे मान लो छोटा मोटा उसने कोई गलती कर दी है या फिर अपने कर्तव्य को निभाने से, कर्तव्य मतलब उनकी जाति के लिए जो काम बताया गया है साफ़ सफाई का, अगर वो उसको नहीं करते हैं तो उनके साथ कुछ इस तरह गलत व्यवहार करते हैं, कपड़े उनके उतरवा देते हैं और उसको नग्न बिना कपड़ों के मतलब, और रंग भी उसका मतलब उसके चेहरे पर कालिख पोत देते थे और शरीर के साथ उसको परेड करवाते थे, मतलब चेहरे पर कालिख पोत करके और शरीर पर से कपड़े उतरवा के। तो ऐसा करना क्या हो गया, एक तरह से उनकी डिग्निटी को भी ठेस पहुँचा रहा था, मतलब उनका जो आत्मसम्मान है उनको भी ठेस पहुँचा रहा था। तो बहुत ही गलत तरीका, आप ये देख सकते हैं कितना गलत तरीका उनके साथ अपनाया जाता था। तो इन सभी कार्यों को ये सूचीबद्ध करता है ये एक्ट, ये मतलब बताता है कि इस तरह का जो अपमान अगर कोई करेगा तो इस एक्ट के द्वारा क्या होगी, सज़ा मिलेगी। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया है। तो दलितों और आदिवासियों को इसके वजह से क्या होगा, इंसाफ मिलेगा। तो ऐसे कार्य जो उन्हें उनके अल्प संसाधनों से वंचित करते हैं या उन्हें दास श्रम करने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब अल्प संसाधन कैसे, मतलब मान लो वो पानी लेने जा रहे हैं कुएं पर, अब पानी पर तो हर किसी का अधिकार है, नेचर ने दिया है, लेकिन उनको मना किया जाता है कि तुम उसको टच ही नहीं कर सकते। इसके अलावा दास श्रम, उनको ज़बरदस्ती क्या करना, गुलामी करवाना उनसे। इस अधिनियम में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है जो उनके स्वामित्व वाली या उन्हें हस्तांतरित की गई किसी भी भूमि पर गलत तरीके से कब्जा या खेती करते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते थे कि ये तो इनके पास तो पावर है नहीं, दलित या फिर ये तो क्या है, आदिवासी हैं, कमज़ोर लोग हैं, इनकी गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, कोई नहीं सुनेगा, तो इनकी ज़मीन वो हड़प लेते थे। उनकी ज़मीन हड़प करके क्या करते थे, खुद ही खेती करना या फिर कोई अपना कुछ बना लेना, घर बना लेना। तो दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ भी मतलब अपराध रहे हैं,
अपराध भी बहुत तरीके के हम कह सकते हैं, जैसे कि किसी पर मतलब महिला पर हमला कर दिया, किसी पर तेजाब फेंक दिया, या फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, मतलब उसको फिज़िकली असोल्ट किया। कई तरीके से उसका अपमान कर सकते हैं, महिलाओं के कपड़े उतार देना, और मतलब कि बहुत ही तरह के वो जो अपमान हैं इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनको समझा जाता है कि उनको बचाव करने वाला कोई नहीं है, उनका बचाव करने कोई नहीं आएगा, तो उनके साथ हम जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। अब इसको देखो, इसको एक चीज़ और देख लेते हैं, इसमें कबीर जी की कहानी इसमें दी हुई है। कबीर भी बेसिकली जो उस टाइम पर नीची जाति कही जाती थी उससे बिलोंग करते थे, और लेकिन ये जाति को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, सभी को इक्वल ट्रीट करते थे। और इन्होंने दोहे भी काफ़ी सारे बनाए हैं, इसी वजह से आपने दोहे इनके सुने होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग दोहे हैं जिसमें इन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान करी है उस टाइम की। तो कबीर 15वीं शताब्दी के कवि और बुनकर थे जो भक्ति परंपरा से भी जुड़े थे। तो भक्ति परंपरा जिसमें कि ये मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, तो इसमें ये कर्मकांडों और पुजारियों से मुक्त थे। एक तरह से जो कर्मकांड ये फालतू के रिचुअल्स दिखाते हैं ना, जो ढोंग दिखाते हैं, उससे ये बिल्कुल मुक्त थे। तो कबीर ने उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने व्यक्ति को उनकी धार्मिक और जातिगत पहचान के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया। मतलब एक तरह से उनकी आइडेंटिटी जो है, लोग जैसे किसी की आइडेंटिटी किसके धर्म के आधार पर करते थे कि हाँ ये हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर ऊंची जाति से है, नीची जाति से है, तो ये उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कबीर जी। उनकी कविता सभी मनुष्यों की समानता और उनके श्रम के शक्तिशाली विचार को सामने लाती है। कविता में काफ़ी सारी इन्होंने इक्वलिटीज़ की बात करी है और सच्चाई की बात करी है जो रियलिटी है। वे साधारण कुम्हार, बुनकर और पानी के घड़े को ढोने वाली स्त्री के काम को महत्व देने के बारे में लिखते हैं कि उनकी कविता में पूरे ब्रह्मांड को समझने का आधार बनता है। तो मतलब जो महिलाएं बेसिकली ये रोज़मर्रा के जो काम करती हैं, एक तरह से हम कहेंगे ये बहुत बड़ा काम करती हैं, और इस तरह के काम करने वाली महिलाओं को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया है। आज भी कबीर की कविता को दलितों, हाशिए के समूहों, वही जो मार्जिनलाइज हैं, और यूपी, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में सामाजिक पदानुक्रम की आलोचना करने वालों द्वारा गाया और सराहा जाता है। मतलब आजकल भी जो लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, यानी कि उन्हीं की बात को फॉलो करते हैं, मतलब जाति धर्म को नहीं मानते, वो उनके दोहे गाते हैं और उनकी कविताएं गाते रहते हैं। अब देख लेते हैं स्कोर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये क्या है? हाथ से मैला उठाने का कलंक। ये एक तरह से हम कह सकते हैं दुख भी कह सकते हैं किसी इस कम्युनिटी का। हाथ से मैला उठाया जाता था पहले, तो ये आपको बहुत ही कम मिलेगा या फिर नहीं भी मिलेगा देखने के लिए। हाथ से मैला उठाने वाली कौन सी चीज़ है ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो होता है उसको उठाते थे, सोच जिसे हम कहते हैं, वेस्ट जो होता है ह्यूमन का। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या? तो सूखे शौचालयों से झाड़ू, टिन की प्लेट और टोकरियों का उपयोग करके मानव और पशु अपशिष्ट या फिर मलमूत्र को हटाने और सिर पर ले जाने की प्रथा कुछ दूरी पर ये ले जाते थे जहाँ पर उस वेस्ट को डाला जाता था। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं रिस्की काम था जो कि उस वक्त इन लोगों के द्वारा किया जाता था और इनको मजबूर किया जाता था इस काम को करने के लिए। तो ऐसे जो काम करने वाले थे उनको क्या कहा जाता था? मैनुअल स्कैवेंजर। और जो उठाने की जो प्रैक्टिस थी उसको क्या कहा जाता था? मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये काम मुख्य रूप से दलित महिलाएं और युवा लड़कियां करती हैं। तो दलित महिलाएं फिर से वही टॉर्चर उन्हीं पर एक तरह से कास्ट बना दी है कि हाँ वही सफाई करेंगे और वही इस काम को करेंगे। तो यंग लड़कियां जो थी और ये दलित महिलाएं जो थी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती नहीं थी, तो उनको इस काम में ही लगाया जाता था। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार इस देश में दलित समुदायों के 1 लाख लोग अभी भी इस नौकरी में कार्यरत है। मतलब अभी भी ये प्रैक्टिस देखने को मिलती है सरकार के बैन लगाने के बावजूद भी। जो नगर पालिकाओं द्वारा प्रतिबंधित 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों में काम करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अब इस पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत ही कम हो पाता है या फिर कुछ जगह रह भी जाती हैं। तो जो पिछड़े जगह हैं वहाँ पर आज भी ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो इन 1993 मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन अधिनियम, तो ये 1993 में ये अधिनियम आया था। और इस पर क्या हुआ था? इस कानून के द्वारा हाथ से जो मैला ढोने की प्रक्रिया है और साथ ही साथ शुष्क शौचालय के निर्माण पर भी रोक लगी थी। अब देखो बात अगर की जाए स्थिति में कुछ सुधार हुआ क्या इसके बाद? हमने कह तो दिया, हमने लॉ बना दिया, कानून बना दिया कि अब ये प्रैक्टिस नहीं होगी, हाथ से मैला नहीं उठेगा, लेकिन फिर भी क्या रियल में ऐसा है कि ये सुधार हो गया? मतलब अब हाथ से मैला उठाने का काम नहीं होता। तो लेकिन उसके बाद भी ये प्रैक्टिस जारी थी। देखो ये एक्ट कब का है? 1993 का। लेकिन एक शिकायत कब आई? 2003 में। 2003 में इस एक्ट को पारित होने के बावजूद एक कंप्लेन आई सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की।
PIL का यहाँ जिक्र आया है। PIL के बारे में मैं बता चुकी हूँ पिछले चैप्टर्स में जब हमने आपराधिक प्रणाली पढ़ी थी। तो क्योंकि PIL किसी और के बिहाफ पे दर्ज की जा सकती है या फिर पूरी कम्युनिटी दर्ज करा सकती है। तो इन लोगों ने याचिका दायर करी और इन्होंने बताया कि मैला ढोने की प्रथा अभी भी मौजूद है और रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी जारी है। ये नहीं है कि मतलब प्राइवेट जगह पर ही हो रही है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हो रही है। तो कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हर विभाग मंत्रालय को 6 महीने के भीतर तथ्यों की पुष्टि करने का निर्देश दिया। ये कहेंगे हम कि एक तरह से जांच करने का आदेश दिया कि यदि हाथ से मैला ढोने का प्रचलन पाया जाता है तो सरकारी विभाग को उनकी मुक्ति और पुनर्वास के लिए सक्रिय रूप से समयबद्ध कार्यक्रम चलाना होगा। मुक्ति मतलब उस काम से उनको आज़ादी दिलाना और पुनर्वास मतलब उनको कहीं और जगह पर क्या करना, शिफ्ट करवाना। अब देखो मान लो वो ये काम कर रहे हैं तो उनको उस जगह पर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, तो मतलब उसको दूसरी जगह शिफ्ट करवाना, जिससे कि वो अपनी एक जो कह सकते हैं डिग्निटी फुल लाइफ जी सकें। तो मैला ढोने वाले के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम दिसंबर 2013 को लागू हुआ। ध्यान रखेंगे कौन सा एक्ट कब लागू हुआ। तो ये निषेध और पुनर्वास जो हुआ इनका मैला ढोने वालों का, ये 2013 में लागू हुआ। और ये एक्ट अलग है, मैनुअल स्कैवेंजर्स वाला। जब मैनुअल स्कैवेंजर्स बैन किया था तो स्कैवेंजिंग बैन की थी तो 1993 में, और पुनर्वास और निषेध का 2013 में। अब देखो बात करते हैं आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। तो ये एक्ट वही है जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी कि इसमें क्या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी हरकतें इनके साथ की जाती है गलत आदिवासी और दलितों के साथ, जैसे कि उनको कुछ ज़बरदस्ती कुछ भी पिलाया जाता है, ऐसी चीज़ जो पीने लायक नहीं है, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है, फिजिकली असोल्ट किया जाता है महिलाओं को। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के क्या हुआ था 1989 में जो अधिनियम आया था। अब इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे कि आदिवासियों की मांगे और ये वाला जो एक्ट है ये किस तरह से काम करता है। तो आदिवासी अक्सर अपनी ज़मीन से हटने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें जबरन विस्थापित किया जाता है। तो आदिवासी जंगलों में रहते हैं अक्सर और जंगलों के आसपास रहते हैं, जिससे कि उनको रोजगार मिलता रहे, उनको खाने पीने की सुविधा रहे, फल फ्रूट मिलते रहे, मतलब खाना पीना उनका वहीं से चलता रहे जंगलों से। इसके अलावा जड़ी बूटियों का भी उनका रहता है व्यवसाय, उससे करते हैं वो, उनका रोजगार का काम, रोजगार उनका चलता है अलग अलग तरह से, लकड़ियाँ वहाँ से मिल जाती हैं। तो अब वो अपनी ज़मीन से हटेंगे नहीं क्योंकि वो इतने एजुकेटेड होते नहीं हैं, तो जंगलों से उनका गुजर बसर होता है, तो वो हटते नहीं हैं, तो उनको ज़बरदस्ती हटाया जाता है। तो कार्यकर्ताओं ने संविधान में गारंटीशुदा अधिकारों की मांग की। एक्टिविस्ट जो थे डिमांडेड द राइट्स गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्टिविस्ट होते हैं जैसे कि कुछ लोग उसी सब्जेक्ट पर काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो वो उनको कहा जाता है एक्टिविस्ट। तो जनजातीय लोगों की भूमि गैर आदिवासी लोगों को ना तो बेची जा सकती है ना ही खरीदी जा सकती है। तो ये प्रावधान किया गया इस एक्ट के थ्रू, 1989 का जो एक्ट था, कि जनजातीय लोग जो हैं, ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उनकी भूमि गैर आदिवासी यानी कि जो आदिवासी नहीं है उनको ना तो बेची जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है। तो ऐसे मामलों में जहाँ ऐसा हुआ, संविधान जनजातीय लोगों को उनकी भूमि पर फिर से कब्जा करने के अधिकार की गारंटी देता है। संविधान में ये कहा गया है कि जनजाति समूह का दोबारा से वहाँ पर क्या होगा, अधिकार हो सकता है जो उनकी ज़मीन थी। सीके जानू जो कि एक्टिविस्ट हैं, जो अभी हमने बात करी, इन्होंने बताया कि संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करने वालों में से एक सरकार भी है। सरकार के क्यों है, सरकार कैसे है? देखो सरकार तो अधिकारों की रक्षा के लिए है, सरकार फिर कैसे हो गई? सरकार भी ऐसे होती है जैसे कि सरकार को मान लो जंगल में खदान वगैरह कोई मिल गई, मतलब कि ये पता चल गया कोई खनिज है यहाँ पर, तो खुदाई तो गवर्नमेंट ही करवाएगी उसकी, तो खुदाई चलती है। खुदाई की वजह से क्या होता है, बहुत से लोगों का घर वहाँ से हटाना पड़ेगा जहाँ हमें खुदाई करनी है। तो दूसरा डैम बनता है अगर, तो डैम के द्वारा भी गवर्नमेंट ही हटाएगी लोगों को, और लोगों को हटाएगी तभी डैम बनेगा वहाँ पर। तो गवर्नमेंट भी एक है अधिकार के उल्लंघन के लिए, लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसके उल्लंघन के लिए। तो लकड़ी के व्यापारियों, पेपर मिलों आदि के रूप में गैर आदिवासी अतिक्रमणकारियों को आदिवासी भूमि का शोषण करने की अनुमति देती है, और वनों को आरक्षित या अभ्यारण्य घोषित करने की प्रक्रिया में आदिवासी लोगों को उनके पारंपरिक जंगलों से भी जबरन बेदखल करती है। तो ये गवर्नमेंट की ही बात हो रही है कि व्यापारी की बात हो या फिर पेपर मिलों की बात हो। पेपर तो वनों से ही आते हैं और अभ्यारण्य घोषित कर देते हैं कहीं कहीं, आपको पता ही है। आरक्षित जो नेशनल पार्क हैं आपके या फिर अभ्यारण्य घोषित किए गए हैं वो काफ़ी लंबी लंबी बाउंड्री तक होते हैं, लंबे कई किलोमीटर दूरी तक उनको अभ्यारण्य घोषित किया जाता है कि जिससे कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो और जानवरों को खतरा ना हो। तो ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जिसकी वजह से जंगलों से आदिवासियों को जाना पड़ता है, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनको भेज देती है। तो इन सभी रीज़न से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है लोगों के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। तो ये हैं एक्टिविस्ट सीके जानू, और इन्होंने उन जनजातियों के लिए मुआवजे की मांग की जिन्हें बेदखल किया गया है, यानी कि जिनकी ज़मीनें गवर्नमेंट ने ले ली या किसी और तरीके से उनकी ज़मीन से उनको बेदखल कर दिया, तो उसके लिए इन्होंने मुआवजे की मांग करी।
मुआवजे की इसलिए मांग करी क्योंकि उनको कुछ तो मिलना चाहिए उनकी ज़मीन के बदले। तो सरकार को उनके लिए कहीं और रहने और काम करने के लिए योजनाएं और नीतियाँ बनानी चाहिए, इन्होंने ये डिमांड करी। अब यहाँ से तो आपने उनका घर ले लिया, तो कहीं और रहने की व्यवस्था करो और काम करने की योजना कुछ बनाओ, उनको रोजगार भी प्रदान करो। जब आपने उनका रोजगार छीना है, उनके लिए नीति बनानी चाहिए। जो विस्थापित हुए हैं वहाँ से आपने हटा दिए हैं, उनका फिर से पुनर्वास करो, यानी कि उनको रहने की व्यवस्था करो। रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस जो हुए हैं लोग, उनका पुनर्वास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, एक गवर्नमेंट ने एक पहल भी करी है। केंद्र सरकार ने क्या किया है, ये अधिनियम पारित किया है, वन अधिकार अधिनियम 2006। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखेंगे इसको, इसका ईयर याद रखेंगे। तो कानून में कहा गया है क्या, इस कानून में कि जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। जो उनके साथ पहले अन्याय हुए हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास ज़मीन, खेती और चराई योग्य ज़मीन, गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन और जैव विविधता संरक्षण भी वनस्पतियों के अधिकारों में वनवासियों के अधिकारों में आते हैं। वनवासी इनको ही कहते हैं, जो आदिवासी होते हैं, जो वहीं पर रहते हैं। तो इनको कई सारे अधिकार इसके द्वारा दिए गए हैं आदिवासियों को। अब देखो, बात करेंगे इसके पूरे चैप्टर के कंक्लूजन की, निष्कर्ष क्या निकलता है इन सब चीज़ों को देख करके। कि बात करें अगर कानून की, देखो कानून तो क्या है, कागज़ पर हमने लिख दी कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स लिख दिए, एक्ट बना दिए। तो वास्तव में क्या ये मौजूद है? तो वास्तव में अगर कहेंगे रियलिटी में, तो कुछ % ही ये सुविधाएं लोगों को मिल पाती हैं। लोग, एक तो कुछ लोग अवेयर भी नहीं होते हैं कि सरकार ने क्या कानून लागू किए हैं। कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं, तो कुछ की पहुंच नहीं होती है बहुत तरीके से। वही जैसा कि हमने कहा था कि लोग पहुंच नहीं पाते हैं सही तक, उनके पास पैसे नहीं है, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है। तो अब इसमें देखो, लोगों को भी खुद आगे भी आना होगा, खुद भी लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो जाके नहीं देखेगी हर घर कि किसको सुविधाएं मिल रही हैं, किसको नहीं मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करती है, लेकिन लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। जैसे कि अगर उनके साथ कोई अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके लिए उनको तुरंत FIR करनी चाहिए, या फिर उसके लिए जो भी वो कर सकते हैं वो करनी चाहिए एक्टिविटी। इन कानूनों का उन सिद्धांतों में अनुवाद करें जो उनके साथी नागरिकों, यहाँ तक कि उनके नेताओं के कार्य को मार्गदर्शन करते हैं। तो लोगों को खुद भी ये कोशिश करनी होगी कि जो उनके साथ के जो नागरिक हैं या फिर उनके जो लीडर्स हैं, वो इन कानूनों को लागू करवाने में, इन कानूनों को फॉलो करने में उनकी मदद करें। तो ये पीपल के एफर्ट्स होंगे, यानी कि लोगों को खुद भी एफर्ट्स करने होंगे इसके लिए। और ये कई तरीके से हो सकता है, यह संघर्ष, लेखन, बातचीत और संगठन की प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि आप उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, आपको उसके लिए लिखना होगा और ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी, संगठन बनाना होगा लोगों को एक साथ मिल करके, तब ये संभव हो पाएगा। क्योंकि बात करें समानता की, सम्मान की और सम्मान की इच्छा की, ये कोई नई बात नहीं है। लोग इसके लिए हमेशा से संघर्ष करते आए हैं और हर कोई चाहता है ये चीज़ कि हमें इक्वलिटी मिले, सम्मान मिले, और ये इच्छा सभी रखते हैं। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, जो एक्ट हमने इसमें देखा था चैप्टर में, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो एक्ट है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, इसको निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो हमने 2 समुदायों की बात करी है बेसिकली इसमें, तो दोनों आ जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 में, ट्राइबल्स एंड दलित्स। तो सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज हैं यही जो कम्युनिटीज़ हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुसूचित जनजातियाँ यानी आदिवासी। तो आदिवासियों से ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि वनों से लेकर के अधिकार, वनों से रिलेटेड अधिकार किसके होंगे? आदिवासियों के होंगे। तो ऑप्शन 1 ही इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हाशियाई समूह के हितों की रक्षा में सहायक होगा? मतलब कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जो कि उनके हितों की रक्षा करेंगे, मार्जिनल ग्रुप्स की? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें, A, B और C। तो देखो, 3 स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप। अस्पृश्यता उन्मूलन जैसे कानून बनाना, यानी अनटचेबिलिटी को बैन करना, और विशेष योजनाएं जैसे हाशियाई वर्गों के छात्रों के लिए सब्सिडी दरों पर हॉस्टल व्यवस्था करना, ये हमने पढ़ा भी था। हाशियाई समूह के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियां देना। तो ये तीनों आ जाएंगे इसमें, A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, A, B, C तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से मिले हुए हैं, बिल्कुल बात सही है। मूल अधिकार सभी के लिए इक्वल हैं, और हाशिए के लोग इनका उपयोग
उन पर होने वाले अन्यायों से अपने बचाव हेतु करते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर किसी को कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जाता है, अलग उसको रखा जाता है, इनजस्टिस उसके साथ होता है, तो वो अपने बचाव के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं मूल अधिकारों का। लोगों ने सरकार पर इन अधिकारों की दिशा में ही नए कानून बनाने हेतु दबाव डाला है, तो बिल्कुल बात सही है। इसका एक एग्जाम्पल बैन एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी भी है। तो कई सारे लॉज हैं जो कि बने हैं इन चीज़ों के लिए। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों ने हास्यकरण से सामना कैसे किया? तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, बताना है किस किस तरीके को अपना करके इन्होंने सामना किया। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, A, C और D। दूसरों के आधिपत्य के विरोध द्वारा और सशस्त्र संघर्ष द्वारा, शिक्षा द्वारा, अपने सुधार द्वारा। कुछ लोगों ने शिक्षा के द्वारा अपने को सुधारा, अच्छी पोस्ट पा ली थी, जिससे कि उनका जो ये क्या कहते हैं मार्जिनल जो है वो थोड़ा सा कम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों के हास्यकरण से निपटने के लिए कौन सा तरीका उचित है? इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जनजातीय इतिहास प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग ट्राइबल हिस्ट्री। क्योंकि देखो जनजातीय समुदाय को ज़्यादातर लोग कैसे जानते हैं कि वो नाचते गाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और जंगलों में रहते हैं, बस इसके अलावा लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए अगर जनजातीय इतिहास हम प्रस्तुत करेंगे, लोगों को बताएंगे कि उनका कल्चर कितना डाइवर्स है और कितना रिच है, तो लोग उनके बारे में जो सोचते हैं वो थोड़ी सी सोच बदलेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें ये चैनल। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।